हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे, पहले हम हैप्पी छोटी दिवाली और हैप्पी धनतेरस, आज दोनों ही हैं, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, अमालगमेशन मर्जर से रिलेटेड आपके मॉड्यूल में जो इकोनॉमिक एंड कंपटीशन लॉ एस्पेक्ट ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन दिया हुआ है, आज हम उसको स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम रीज़न पढ़ेंगे, रीज़न फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में हम देखेंगे रीज़न, और रीज़न में देखो क्या होता है, प्लस भी हो सकता है रीज़न, माइनस भी हो सकता है, यानी कि एडवांटेजेस भी हो सकती है मर्जर और अमलगमेशन की, और डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एडवांटेजेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, और नुकसान उसके एवज में कम होता है। ठीक है, तो हम काउंट तो नुकसान को भी करते हैं, और काउंट हम प्लस को भी करते हैं और माइनस को भी करते हैं। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे यहाँ पर कि इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन में आप मर्जर और अमलगमेशन करते हो तो उसके क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या क्या उसके रीज़न होते हैं जो आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी बुक में मर्जर मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एम्ड एट क्रिएटिंग सस्टेनेबल कंपटीशन एडवांटेजेस फॉर द कंपनी, यानी कि मर्जर जो है कंपनी का, बिजनेस का एक पार्ट है, उसकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। यदि आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो आपको मर्जर अमलगमेशन अपनाने ही पड़ेंगे, ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। मर्जर एंड अमलगमेशन आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन लीडिंग टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए कंपनी ग्रोथ, यानी कि ये जो, ठीक है, तो यदि आप अपनी कंपनी की ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको अमलगमेशन मर्जर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मर्जर एंड अमलगमेशन आर यूजुअली इंटेंडेड टू अचीव एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज, यानी कि पर्पस कुछ बता रखे हैं, आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या रीज़न है जो आप अमलगमेशन मर्जर करते हो। ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है सिनर्जिस्टिक operational advantages coming together to produce a new or enhanced effect compared to separate effect, यानी कि यदि आप एक सहक्रियात्मक, सिनर्जिस्टिक मतलब साथ में जब मिलके काम करते हैं, कि कई बार क्या होता है जब आप एक अकेले से कुछ करते हो, कुछ भी करते हो, अपने बिजनेस आपने कोई खोला है और आप खुद से अपना दिमाग लगा के कर रहे हो, तो वो चीज़ इतनी बेटर नहीं हो पाती, इतना आप उसको एफर्ट नहीं दे पाते हो जितना आप दो जने मिलके, दो दिमाग मिलके काम कर सकते हो, दो लोग मिलके काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, यदि आपको अपने बिजनेस के लिए एक नए डाइवर्जन में, नई तरफ लेके जाना आपको अपना बिजनेस, तो आपको सिनर्जिस्टिक ऑपरेशन एडवांटेजेस लेनी पड़ेंगी, यानी कि आपको किसी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज आप जब आपको समझ में आने लगेगा, यानी कि जब आपको पॉइंट्स, आपको शब्द समझ में आने लगेंगे तो आपको अपने आप ही ये टिपिकल वर्ड भी फ्रेंडली हो जाएंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको उनके मतलब पता है और आपको उसका पूरा मतलब पता है। तो आप कई बार एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप इसी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, पर वो प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, यानी कि आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं डीपली स्टडी, यानी कि आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो आप ढंग से कर पाएंगे। तो सिनर्जिस्टिक ऑपरेशनल एडवांटेजेस क्या होती हैं, यदि आप एक खुद से, यदि आप कुछ न्यू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को किसी नई तरफ लेके जाना चाहते हैं, नई तरीके से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपका क्या होता है, वो कहते हैं ना कि एक ढर्रे पे बिजनेस चल रहा है, सुबह गए एक ढर्रे पे सब चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ ढर्रे पे चल रही है, वही रूटीन चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है। पर यदि आप अपने बिजनेस में कुछ नयापन लेके जाना चाहते हैं, कुछ एनहांस करना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कोई लाइन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको किसी दूसरे बंदे के साथ मिलके आपको काम करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपके काम करने में के तरीके में बदलाव आएगा, आपको नई चीज़ों का पता लगेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक ऑफ स्केल इफेक्ट। ठीक है, यानी कि रिडक्शन इन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपकी जो आप मैन्युफैक्चर यूनिट लगा रखिए तो आपका क्या होगा, एवरेज कॉस्ट जो, यानी कि प्रोडक्शन में जो जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है वो कम होती है, एंड हेंस इन द यूनिट कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड, जब आपने जो लगाया वो आपका कम लगा और आपने जो प्रोडक्शन ली, जो आपने आउटपुट लिया, जो आपका एंड प्रोडक्ट निकल के आया, मैन्युफैक्चर करके जो आया वो ज़्यादा आया, तो आपको तो नेचुरल सी बात है, आपका लगा कम, आपको मिला ज़्यादा, तो आपको तो प्रॉफिट हुआ ना।
ठीक है, टू इनेबल टू ऑफर प्रोडक्ट एट मोर कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड दोज द कैप्चर ए लार्ज मार्केट शेयर। यानी कि आपने क्या किया, प्रोडक्शन में तो आपकी कम कॉस्ट लगी, ठीक है, आपको प्राइस आउटपुट मिली ज़्यादा, तो आपका क्या होगा, मार्केट में जब कंपटीशन आप दे पाओगे, बेहतर तरीके से कंपटीशन दे पाओगे। मान लीजिए कोई चीज़ आप बना रहे हो, वो 5 रुपये में बन रही है आपकी, ठीक है, वही चीज़ आज किसी भी तरीके से आपने किसी के साथ अमलगमेशन करा, किसी कंपनी के साथ मर्जर करा, या किसी ऐसे टेक्निकल बंदे को अपने साथ मिला लिया जिसको इस काम की नॉलेज थी, उसने आपको कुछ नॉलेज दी, उससे आपके प्रोडक्शन क्या हुआ, आपकी जो प्रोडक्शन थी उसमें पैसा कम लगा और आपकी आउटपुट जो है, जो प्रोडक्शन निकल के आई वो ज़्यादा निकल के आई। तो उससे क्या होगा, आप कंपटीशन मार्केट में एक बेहतर प्राइस दे पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्राइस ज़्यादा बिकेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन 5 रुपये का आपको पड़ रहा है, ठीक है, तो आप क्या 10 रुपये का दोगे उसको जब आप 10 रुपये का दोगे, और यदि वो कॉस्ट आपको पड़ी 3 रुपये में रही है, तो आप 5 रुपये में सेल भी कर सकते हो। यदि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि हर किसी के पास अवेलेबल है, तो आप उसको बेहतर कंपटीशन दे सकते हो, सस्ते प्राइस में दे के ज़्यादा सेल उठा सकते हो, इस तरीके से ज़्यादा कंपटीशन दे सकते हो। पर यदि आपके पास प्रोडक्शन ही आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, उसके बाद तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, तो कंपटीशन जो होता है मार्केट का, उस वे में आपके पास बढ़ जाता है। यदि आप किसी टेक्निकल बंदे के साथ मर्जर करते हो कि भाई तुम हमारी इस काम के लिए मदद करो, तो हम आपका ये करेंगे, तो उसमें क्या होता है, बेनिफिट मिलता है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, तो आप मार्केट में सस्ते रेट पे भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हो, जिससे क्या होगा, तो आपकी जो प्रोडक्शन थी वो कम होगी, तो सस्ते रेट पे भी अवेलेबल करवा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका कंपटीशन मार्केट में बेटर होगा, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है रिडक्शन इन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। यानी कि रिडक्शन इन सब चीज़ों के साथ, यदि आप अपने साथ किसी एक्सपर्ट कंपनी को या एक्सपर्ट बंदे को या किसी भी एक्सपर्ट कंपनी या आदमी के साथ आप डील करते हो, आप अमलगमेशन करते हो, या एक्सपर्ट कंपनी के साथ आप अमलगमेशन मर्जर करते हो, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में भी आपका एक्सपेंस कम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपका कम होगा, सेलिंग में, लीगल में, हर तरीके से, प्रोफेशनल में भी आपका एक्सपेंस कम होगा। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कंबाइनिंग 2 और मोर कंपनीज अंडर द सेम कंट्रोल और देयर म्यूचुअल बेनिफिट। यानी कि सेम कंट्रोल में है, सेम बेनिफिट में है, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन, सेविंग कॉस्ट, बाय रिड्यूसिंग ओवरहेड्स, कैप्चरिंग ए लार्ज मार्केट शेयर, पूलिंग टेक्निकल, यानी कि ठीक है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कोऑपरेटिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इंटीग्रेशन में भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी कि हमने पढ़ा था कि अमलगमेशन मर्जर में क्या होता है, वर्टिकल मर्जर होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। यानी कि कोई 2 सेम टाइप की कंपनी भी आपस में मर्जर अमलगमेशन कर सकती है, और 2 डिफरेंट टाइप की कंपनी भी, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अमलगमेशन मर्जर करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मर्जर्स हो गया कंपनी का आपस में। और सेम कब होगा, जब एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से के साथ क्या करेगी, अमलगमेशन और मर्जर करेगी। जब दोनों कार कंपनी अमलगमेशन मर्जर कर लेंगी, तो क्या होगा, उनके एक्सपर्ट्स के नॉलेज है वो मिलेंगे, ठीक है, उनका जो एक्सपेंस होगा वो कम होगा। मार्केट लेवल पे आप देखोगे तो मार्केट लेवल पे कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि मारुति और टाटा में अमलगमेशन मर्जर हो जाए, तो मार्केट में कितना कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। कहाँ टाटा की कंपनी और कहाँ मारुति की कंपनी, जब एक मर्ज होके या तो टाटा रहेगा तो मारुति रहेगा, या फिर एक नया प्रोडक्ट कोई निकल के आएगा जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट का कंपटीशन ख़त्म होगा, एक्सपर्ट सलाह मिलेंगी, तो एक नया, एक क्रिएटिव और एक दोनों की, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मारुति की कंपनी अपने प्रोडक्ट बना रही है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब आप प्रोडक्शन करते हो, जब आप एक कंपनी चलाते हो, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बेनिफिट के लिए होती हैं कंपनी के पास, और वो दूसरों को नहीं दी जाती, दूसरी कंपनी को नहीं पता होती है।
ठीक है, तो वो उस तरीके का बेनिफिट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाते हैं। पर यदि वो दोनों आपस में मर्जर अमलगमेशन करते हैं तो हर तरीके से वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, टेक्नोलॉजी भी मिलती हैं, आपस में जो फाइनेंशियली होता है वो भी मिलता है। यदि आपके पास पैसा कम है और आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ के लिए, तो आप किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्जर अमलगमेशन कर लो जिसके पास पैसा हो, उसके पास वो नॉलेज नहीं है, तो वो क्या होगा, पैसा और नॉलेज दोनों मिल गए और एक नई क्रिएटिविटी चीज़ पैदा हो गई जिससे आप पैसा कमा सकते हो, जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, अमलगमेशन और मर्जर्स होगा। ऐसे ही इसमें बोला है कि दो हॉरिजॉन्टल मर्जर भी हो सकता है, वर्टिकल मर्जर भी हो सकता है, यानी कि सेम कंपनी भी कर सकती है। सेम कंपनी करेंगी तो ऐसे कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, मार्केट का कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको, आपके जो एक्सपेंस है वो कम आ जाएंगे और आपकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, आपका मार्केट स्पेस बढ़ जाएगा, आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बेनिफिट होंगे। उसके बाद लेटर में भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था। बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है जब आप अपने ही किसी सेक्टर में, जैसे आप हो एक लेवल है, एक कंपनी है जो रॉ मटेरियल दे रही है, ठीक है, एक बेसिकली एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार बनाती है, उसका काम क्या है, सिर्फ कार बनाना। वो क्या कर रही है, किसी दूसरी कंपनी से, किसी एक कंपनी से रॉ मटेरियल ले रही है कार बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। वो सी कंपनी है, एक बी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कार को बना रही है, ए कंपनी से वो रॉ मटेरियल ले रही है और सी कंपनी को, वो सी कंपनी यानी कि मार्केट है जो वो एंड यूज़र को बेच रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा जब बी कंपनी ए कंपनी के साथ, यानी कि जो रॉ मटेरियल दे रही है, पीछे जाके बैकवर्ड जाके इंटीग्रेशन करती है, अमलगमेशन मर्जर करती है। यदि वो टाई अप कर ले उस रॉ मटेरियल कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि बी कंपनी ए कंपनी के साथ जो रॉ मटेरियल दे रही है उसको टाई अप कर ले, तो उसकी क्या होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, उसको बेनिफिट मिलेगा। एक ही है कि भाई अब सिर्फ बिजनेस डीलिंग है हमारे बीच में, एक हमने बिजनेस डीलिंग के साथ आपस में मर्जर अमलगमेशन कर लिया, तो क्या होता है, दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। वही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात यहाँ पर रीज़न में दे रहा है कि आप अमलगमेशन मर्जर क्यों करना चाहते हो। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने रॉ मटेरियल कंपनी ए कंपनी से बी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने टाइप कर लिया, मर्जर अमलगमेशन कर लिया और वो बेनिफिट ले रही है उससे। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है कि आपने आगे जाके, यानी कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कार बना रही है, उसने किसी आगे जाके जो कार सेलिंग कंपनी है या लाइसेंस दे रही है या वो मार्केट में कारों को बेच रही है, उससे जाके आपने टाइप कर लिया, अमलगमेशन मर्जर कर लिया, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो आपका समझ में आया आपको कि किसी भी तरीके से आपने अमलगमेशन मर्जर करा, चाहे आपने सेम कंपनी में जाके करा या फिर आपने किसी डिफरेंट कंपनी के साथ जाके करा, आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपेसिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही बात है, यानी कि जब दो कंपनी, यदि कोई आपके पास रिसोर्सेज है जिसका आप बेहतर तरीके से आपको यूज़ करने के लिए उसके नॉलेज ही नहीं है, रिसोर्स तो है पर नॉलेज नहीं है, किसी ऐसी कंपनी के साथ किसी ऐसी मर्जर अमलगमेशन कर लिया जिसको नॉलेज है उसे यूज़ करने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो उसका यूटिलाइजेशन है वो आपका बढ़ जाएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसको, और आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट ये कह रहा है, टैक्स एडवांटेजेस मिलता है, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ ए लॉस मेकिंग कंपनी, यदि किसी लॉस मेकिंग कंपनी है वो किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ अमलगमेशन मर्जर करती है, तो आप जो लॉसेज है उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, उसको सेट ऑफ भी कर सकते हो, कैसे भी करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। नहीं तो क्या होगा, एक टाइम पे जाके जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगी यदि वो अमलगमेशन मर्जर नहीं करती है तो। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, फॉर एक्सपेंशन, ए कंपनी विच हैज़ द कैपेसिटी टू एक्सपेंड बट कैन नॉट डू सो ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मे ऑप्ट फॉर मर्जिंग इनटू अनदर कंपनी विच कैन प्रोवाइड फंड फॉर द एक्सपेंशन। ये कह रहे हैं कि यदि एक कंपनी है, जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया कि एक कंपनी है जिसके पास नॉलेज है, कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, जिससे आप बिज़नेस में लगा के उसे ग्रोथ कर सकते हो बिज़नेस की, पर आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो आप किसी ऐसी कंपनी के पास जिसके पास फंड है
उससे अमलगमेशन मर्जर कर लो कि भैया हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास प्लान है, आप हमें फ़ंड दो, तो हम क्या करेंगे उस नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करके उससे बेनिफिट हम ले सकते हैं, हमें प्रॉफिट आ सकता है, तो उस प्रॉफिट का हम हिस्सेदारी कर लेंगे आपस में, क्योंकि आपके पास पूरी तो है नहीं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फ़ंड नहीं है। तो उसी चीज़ को आप कह रहे हैं कि आप यदि अपने नॉलेज को, अपने बिजनेस आइडिया को किसी ऐसी कंपनी के साथ जिसके पास फ़ंड है उसके साथ अमलगमेशन मर्जर करोगे तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, फाइनेंशियल जो आपकी रेस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन, सिंपल सी बात है, जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आप यदि किसी कंपनी के साथ अमलगमेशन मर्जर करते हो तो नेचुरल सी बात है डाइवर्सिफिकेशन होगा, आपका काम बटेगा कि भैया फ़ंड का काम मैं संभाल लूँगा, टेक्निकल काम तुम संभाल लेना और फलाना काम तुम संभाल लेना, काम का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, वो भी तो कुछ काम करेगा ना जिसके साथ आप अमलगमेशन मर्जर कर रहे हो। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड इक्विटी, आपके ब्रांड में इक्विटी में, जैसे आपने टाटा और मारुति का यदि आपका अमलगमेशन मर्जर हो गया तो टाटा के साथ ही मारुति का भी ब्रांड इक्विटी बढ़ गया। ठीक है, ब्रांड बढ़ जाता है। लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विद सेवरल कंपनीज वर सेटअप एज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, यहाँ पर एंटिटीज़, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका यहाँ पर ये लॉस बता रहा है कि यदि आप किसी आप इंडिविजुअल हो और आप अपने इंडिविजुअल रह कर कोई गोल सेट करते हो, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तो वो दूसरे के साथ मिलकर आपके वो पूरे नहीं हो सकते। आपके इंडिविजुअल्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहीं काफ़ी हद तक पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि आपके साथ दूसरा भी जुड़ा हुआ, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक नुकसान है। सर्वाइवल मिलता है, आपको भी मिलेगा, सामने वाले को भी मिलेगा। कंपटीशन एडवांटेज मिलती है, द फैक्टर्स दैट गिव ए कंपनी एन एडवांटेज ओवर इट्स राइवल्स। ठीक है, यदि आपका कोई कंपटीशन है, ठीक है ना, तो आपको एडवांटेजेस मिलती हैं उससे अमलगमेशन मर्जर्स करने में। एलिमिनेटिंग और वीकनिंग कंपटीशन, यानी कि जो ख़राब कंपटीशन है, जो बेकार के कंपटीशन है कि सिर्फ कंपटीशन ही दे रहे हैं जिससे ग्रोथ नहीं हो रही है, वो ख़त्म हो जाता है। रिवाइवल ऑफ ए वीक और सिक कंपनी, यदि वीक और सिक कंपनी किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ मर्जर अमलगमेशन करती है तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है, यही सब पॉइंट है, इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको डीपली सब समझा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट अगली क्लास में करेंगे, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इन मर्जर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।